अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, अ कॉशनरी टेल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पे। क्या नई रिपोर्ट्स में इंडिया के बारे में लिखा गया है, हमारी किन सिटीज़ को कितना नुकसान होने वाला है बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ साइंटिफिक आर्टिकल है। शुरू करेंगे इस क्विज़ के साथ अपनी क्लास को। आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, अगला आधा घंटा क्लास में इन्वेस्ट करें। ग्रामर पे, वोकैब पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, हर चीज़ पे आपको ध्यान देके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई आप इनको अभी भी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह रहा है अ कॉशनरी टेल। देखिए, टेल का मतलब होता है कहानी, सागा, स्टोरी। और कॉशनरी वो चीज़ है जो आपको क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग, जो आपको आगे के लिए चेताए। कह रहे एक टेल हमारे सामने आई है, एक कहानी हमारे सामने आई है जो आगे के लिए हमें वार्न कर रही है। इंडिया की बात कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की। बात किसकी हो रही है? ऑन वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट। आईपीसीसी नाम की संस्था की एक रिपोर्ट है, बात इसकी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ से। क्वेश्चनरी वर्ड को ध्यान रखें, ये बना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन एक नाउन है, क्वेश्चनरी एडजेक्टिव है। हर वो चीज़ जो आपको क्वेश्चन करे इज क्वेश्चनरी। कह रहा है इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट एंड शोर अप अडेप्टेशन मेजर्स। कह रहा है इंडिया को एक काम करना ही चाहिए, मस्ट। अच्छा, कौन सा काम भाई? हीड करना, ध्यान देके सुनना। हीड का मतलब होता है लिसन टू द एडवाइस, किसी की सलाह को समझना। कह रहा है इंडिया को सुनना ही चाहिए इस वार्निंग को, इस चेतावनी को जो दी है आईपीसीसी की रिपोर्ट ने। और इंडिया को शोर अप करना ही पड़ेगा, सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अंडरगर्ड करना ही पड़ेगा, बोल्स्टर करना ही पड़ेगा अडेप्टेशन के मेजर्स को। ऐसे मेजर्स को, ऐसे कदमों को जिनमें हम अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अडेप्टेशन पे कोई और वर्ड का लिख दिया मैंने, निकाल देता हूँ। तो हम जो अडेप्टेशन मेजर्स ले रहे हैं अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढालने के, इन मेजर्स को हमें सपोर्ट करना है, तेज़ी से आगे बढ़ाना है और इस वार्निंग को सुनना है, इसके हिसाब से कुछ एक्शन भी लेना है। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, मस्ट हीट आपकी वर्ब है और दूसरी वर्ब है मस्ट शोर अप, है ना। शोर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट करना ताकि वो डूबे नहीं, ताकि उसको खड़ी रहे वो, है ना, अपनी जगह से गिरे नहीं। शोर होता है समंदर का किनारा, अप मतलब ऊपर। जब कोई चीज़ समंदर में डूब रही हो, अगर आप उसको शोर अप करते हैं ना, तो आप पता क्या कर रहे हैं? उसको डूबने से बचा रहे हैं और किनारे तक खींच के ला रहे हैं। शोर अप, आगे बात समझ में? शोर मतलब समंदर का किनारा। चलिए अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फ्रेम करके पूछ लेता हूँ मैं। यहाँ पे हीड, हीड इस वर्ब के बाद में आपने टू बहुत बार देखा होगा। इस वर्ड के बाद में हीड टू, हीड टू, हीड टू बहुत बार देखा होगा, है ना। तो गलत नहीं होता है वो, लेकिन आपको ये बताना है कि आज यहाँ पे हीड के बाद में टू क्यों नहीं लगा हुआ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं भी करवा सकता था लेकिन बहुत बार कर भी चुके हैं, आना भी चाहिए आपको, क्लासेस आप लेते हो ना रेगुलर। तो कोशिश करेंगे सभी लोग, हीड टू कब लगाया जाता है, आपको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बताना है। कमेंट्स में अपडेट करो जिन लोगों को आता है। अब सारी वोकैब देख लेते हैं अपनी, फटाफट से आ जाओ। अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ। आप इस ग्रुप से वाई योर इंग्लिश ट्यूटर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पास वर्ड्स हैं अंडरपिन, केओस, कंसोर्शियम, इरिवर्सिबल और एल्यूड। 2-3 नए वर्ड्स हैं, 1-2 पुराने वर्ड्स हैं। अंडरपिन करना क्या होता है भाई? बहुत बार कर चुके हैं। नीचे से सपोर्ट करना, प्रमोट करना, किसी चीज़ को अंडरगर्ड करना। अंडरपिन, अंडरगर्ड एक ही बात है। कॉर्पोरेट, बोल्स्टर, किसी चीज़ को खड़ा रहने देना, है ना, गिरने ना देना, वो कहलाता है अंडरपिन करना। अब इसी का सिनोनिम है शोर अप, जिसको आपने आज आर्टिकल में देखा था। एक सेंटेंस बनाएंगे इस पर। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। अपने आर्गूमेंट्स को अंडरपिन करने के लिए, अपने आर्गूमेंट्स को गिरने से बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लॉयर ने प्रेजेंट किया एक गवाह को, विटनेस को। आगे बात समझ में? अंडरपिन। केओस ये वर्ड बहुत बार कर चुके हैं, आना भी चाहिए आपको। इसको चाओस नहीं बोलते हैं, केओस,
चाओस नहीं, केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम, एनार्की, मेहम, है ना, हैवोक, टर्मोइल, अपहेवल, सब इसके सिनोनिम है। जब अफरा तफरी फैली हो उस वक्त को अपने केओस और इन सभी वर्ड से बताते हैं। जैसे अभी यूक्रेन में चल रहा है ना केओस। आफ्टर द तालिबान टू कवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। तालिबान के काबुल को कब्जाने के बाद, टेक ओवर कर देने के बाद एक अराजकता का माहौल था, एटमॉस्फेयर था वहाँ की सड़कों पे। अब ये तालिबान को रशिया से और काबुल को आप यूक्रेन से, खारकुम से यहाँ पे जो है रिलेट कर सकते हैं ना, केओस। चलिए, केओस से एक एडजेक्टिव बनता है केओटिक, अराजकता से भरा हुआ केओटिक। चलिए, आज आपने जो वर्ड देखा वो देखा है टर्मोइल, जो भी आप देखने वाले हो। कंसोर्शियम ये 2-3 दिन पहले किया था, अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनीज डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक पर्पसेस। कंसोर्शियम होता है लोगों का एक फॉर्मल ग्रुप जिसमें किसी काम के लिए वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, कोई फॉर्मल काम के लिए, है ना। सिंडिकेट बोलते हैं इसको, पूल बोलते हैं, कोहर्ट बोलते हैं। द कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स हैज़ रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन केसेस ऑफ हाई एनपीएस। बैंकिंग के ग्रुप्स ने, बैंकिंग के सिंडिकेट्स ने, बैंक्स के कंसोर्शियम ने रिक्वेस्ट किया सरकार को कि वो इंटरवीन करे, स्टेप इन करे उन केसेस में जो हैं बहुत ज़्यादा डूबे हुए लोन्स के, एनपीएस के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के। आगे बात समझ में, कंसोर्शियम है ना। अब कंसोर्शियम का जब प्लूरल बनाते हो तो कंसोर्शिया हो जाता है, याद है ना वो डाटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, वैसे ही कंसोर्शियम, कंसोर्शिया। आगे बढ़ते हैं, इरिवर्सिबल, ऐसी चीज़ जो रिवर्स ना की जा सके, एक वन वर्ड है ये इरिवर्सिबल, जिसको पुरानी अवस्था में ना लाया जा सके। जैसे दूध से दही बन गई तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दही से दूध तो बन नहीं सकता, नहीं बन सकता ना, तो ये इरिवर्सिबल है ना, ऐसा बोलेंगे इसको। ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग इरिवर्सिबल डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है हमारे एनवायरमेंट को, ऐसी डैमेज है जिसको रिवर्स करना हमारे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इरिवोकेबल बोल दो, इंडेलिबल बोल दो। इरिवोकेबल में रिवोक नहीं कर सकते, वही बात है रिवर्स करने वाली बात। इंडेलिबल का मतलब होता है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, आपने कुछ लिख दिया और मिटाया ना जा सके तो इनडेलिबल हो जाता है वो। इरिवर्सिबल का कुछ कुछ सिनोनिम है। इरिवर्सिबिलिटी एक नाउन है, इसके नाउन फॉर्म है ना, इसी वर्ड की। चलो, ये थोड़ा सा फॉर्म्स पे ध्यान दिया करो, बहुत ज़्यादा अंदर मत घुसो, लेकिन थोड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। लास्ट आ जाओ, अल्यूड। अल्यूड का मतलब होता है हिंट करना, इशारा करना किसी चीज़ की तरफ, डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, है ना, अल्यूड करना। द रशिया यूक्रेन वॉर alludes to a larger global military conflict। रशिया जो है यूक्रेन की वॉर allude to करती है, हिंट करती है एक और ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, है ना। इससे में एक इशारा निकल के आ रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में नेटो और रशिया जो आपस में उलझ पड़े, है ना। लार्जर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमें लगता है निकल के आ सकता है। अब एक बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, इंसिनुएट। इंसिनुएट है ना, बातों बातों में इशारा कर देना किसी चीज़ की तरफ, इंसिनुएट करना। एल्यूजन इसकी नाउन फॉर्म है, एल्यूजन का मतलब ही होता है रेफरेंस, किसी चीज़ की तरफ इशारा। ये वर्ब हो गया एल्यूड, इशारा करना, एल्यूजन मतलब इशारा। चलिए, वोकैब अपनी यहाँ से कवर हो जाएगी। सच बता रहा हूँ 700-800 वर्ड्स हैं, अगर ठीक से आप कंसिस्टेंट होकर के क्लासेस ले रहे हो ये मोर देन इनफ है। बस सिर्फ शर्त है आपकी कंसिस्टेंसी, है ना। वर्ड्स हर थोड़े दिन में रिपीट होते हैं, आप देखो तो सही, सारे वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं 1 से 1.5 महीने में। आ जाओ अपने आर्टिकल पे। अब एक काम करेंगे, आपको दे देते हैं आर्टिकल की समरी, ताकि आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। देखो, समरी ये है कि IPCC नाम की संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया और इसके आसपास के रीजन में क्लाइमेट चेंज से क्या होने वाला है। और इतनी बुरी बुरी चीज़ें बताई हैं, अजीब अजीब सी। टेम्परेचर बढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बाढ़ आएगी, शहर डूबने वाले हैं, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये बात यहाँ से 50-100 साल आगे की नहीं कर रहा है, ये 20-30 साल की बातें कर रहा है। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि कैसे दुनिया भर के जो मेजर्स हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को,
वो बहुत इनइफेक्टिव और इनएडिक्वेट है। और इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगले 20 सालों में अपने आप को सेव करने के लिए। आगे बात समझ में? तो इंडिया को हीड करना चाहिए वार्निंग को। सजेस्टिंग टोन के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल है, हीड करने की बात कर रहा है, किसी चीज़ को सुनने की बात कर रहा है कि रिपोर्ट को सुनो, है ना, बाकी सब चीज़ों को साइड में रख दो। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। सजेस्टिंग टोन है आज की। अब देखो ये रिपोर्ट क्या कहती है। कह रहा है अमिड्स्ट ग्लोबल टर्मोइल द IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, the largest international consortium of scientists analyzing and reviewing the evidence on the present and future man-made impacts of climate change, has a message that is predictably dire. इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने का तरीका आपको अच्छे से बताया हुआ है। डैश यानी कि ये वाला डैश, एम डैश बोलते हैं इसको, इस डैश से इस डैश के बीच का आप कर दें अलग, बाकी का पढ़ लो और फिर इसको बीच में जोड़ दो, कहानी सेट हो जाएगी। तो मैं यही करने वाला हूँ। कह रहा है अमिड्स्ट मतलब बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ, और किसके, ग्लोबल टर्मोइल के, दुनिया भर में एक जो अराजकता फैली हुई है, मैम अनार्की है, वो अपहीवल आया हुआ है ना, पेंडेमोनियम आया हुआ है। कह रहा है बीचों बीच इस वैश्विक अराजकता के, जो भी यूक्रेन में और आप रशिया में देख रहे हो। कह रहा है हुआ क्या, ये एक पैनल है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, ये एक संस्था है। अब बीच वाला हम सारा छोड़ देते हैं। कह रहा है इसका पास एक मैसेज है, हैज़ अ मैसेज, इसके पास एक संदेश है। संदेश क्या है? कह रहे जो कि बहुत ही डायर है, प्रिडिक्टेबली। प्रिडिक्टेबली का मतलब है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से हमें पता है कि क्या कैसा संदेश ये होगा, और बहुत ही डायर है। डायर मतलब फ्रॉट विद डेंजर, भरा हुआ है डेंजर और खतरे से और डरों से। आगे बात समझ में? तो पूरी दुनिया में आप टर्मोइल देख रहे हैं, इसी बीच में एक संस्था आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई है, इसके पास एक ऐसा मैसेज है जो अपने आप में बड़ा खतरे भरा है और हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते थे। अब देखो ये मैसेज देने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है बीच में, देख रहे हो, इसके बिल्कुल बाद में ये रखा हुआ है पूरा का पूरा, ये बताएगा इस संस्था के बारे में। कह रहा है ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, और किसका, साइंटिस्ट का, जो एनालाइज कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं एविडेंस को, सबूतों को, आज की और फ्यूचर की आदमी के द्वारा बनाए गए इम्पैक्ट की क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इस कंसोर्शियम का काम यही है, दुनिया के सबसे बड़े कंसोर्शियम का, कि इंसान आज और फ्यूचर में कैसे धरती तबाह करेगा, इम्पैक्ट को असेस करने का काम ये करता है। आगे बात समझ में? सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ ली ना आपने, तो आपने सेंटेंस को पकड़ लिया, सेंटेंस आपका हो गया। गवर्नमेंटल पैनल, ये जो क्लाइमेट चेंज है IPCC, इसकी वर्ब है हैज़, दैट की वर्ब है इज, दैट आया है मैसेज के लिए, मैसेज है सिंगुलर, तो वर्ब भी दैट की सिंगुलर। डायर मतलब खतरे से भरा हुआ, टर्मोइल आप जान गए हैं, अराजकता, अपहीवल। अमिड्स का मतलब होता है बीचों बीच। कंसोर्शियम, इसका मतलब क्या होता है, सिंडिकेट या पूल, कुछ लोगों या कुछ कंपनीज का एक फॉर्मल ग्रुप किसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए। चलिए बढ़े आगे। ऐसे ही आपको वर्ड फॉर वर्ड पकड़ना है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को और फिर आगे बढ़ना है। खुद भी कर सकते हो आप, है ना, क्लासेस को देख करके अपने आप को ट्रेन करो और बाद में क्लासेस आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। कह रहे द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 decades and global warming of 1.5 degree Celsius. Even temporarily exceeding this warning level would mean additional severe impacts, some of which will be irreversible. कह रहा है हमारी दुनिया जो है ना, द वर्ल्ड, याद रखें वर्ड के आगे हमेशा द लगाएं। अगर हमारी दुनिया की बात हो रही है, इंसानी दुनिया की, ठीक है, वर्ड बहुत सारे हैं, जानवरों का भी वर्ड है, पौधों का भी वर्ड है, तो जब आप बात करते हो इंसानों की तो द वर्ल्ड। कह रहा है हमारी दुनिया जो है ना, द वर्ल्ड, वो फेस करता है एक बहुत सारे मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स को, कई सारे क्लाइमेट के जो है रिस्क को, हैजर्ड मतलब रिस्क, जो है अनअवॉइडेबल, जिनसे बचा जा ही नहीं सकता। और कब? अगले 20 सालों में, ओवर द नेक्स्ट 2 decades। और कैसे? ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की। कह रहा है ऐसा हो रहा है हमारी दुनिया के साथ, 1.5 डिग्री सेल्सियस में सब कुछ बदल देने वाला है अगले 20 सालों में। अब कह रहा है यहाँ सेमी कोलम लगा के यहाँ से नया क्लॉज शुरू कर रहा है। कह रहा है यहाँ तक कि टेम्परेरली एक्सीड करना इस वार्निंग लेवल को, इस जो है गर्मी के लेवल को, वो भी मीन करेगा, उसका यही मीनिंग होगा और ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स, और ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट्स एडिशनल। कह रहे जिनमें से कुछ होने वाले इरिवर्सिबल, जिनमें से कुछ को आप पुरानी अवस्था में ला ही नहीं पाओगे। आगे बात समझ में? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ खतरे तो बहुत सारे हैं, और अगर आपने टेम्परेरली भी अगर इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस को ब्रीच कर दिया, मान लो एक बार आप 1.5 डिग्री पे पहुंच गए, फिर वापस नीचे ले आए, आपको अकल आ गई। कह रहा अगर ये भी कर दिया ना, तो ये 1.5 तक जब आप पहुंचोगे ना, उसी के अंदर आप कितने ऐसे नुकसान कर लोगे जिनकी कोई भरपाई चाहे कम कर दोगे उसके बाद भी ना हो पाएगी। आगे बात समझ में? तो 1.5 डिग्री जो है अपने आप में काफ़ी
खतरनाक आंकड़ा है। वर्ड की वर्ब है फेसिस, अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके, हैजर्ड्स मतलब रिस्क, एक्सीडिंग यहाँ पे जेरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, एक्सीड करना मतलब आगे निकलना, किसी को पीछे छोड़ना है ना, एक्सीडिंग दिस वार्मिंग लेवल, इस वार्मिंग लेवल से आगे निकलना। तो इसकी वर्ब है वुड मीन एक्सीडिंग की, सम की वर्ब है विल बी, इरिवर्सिबल, इंडेलिबल, इरिवोकेबल, याद है ना, जिसको पुरानी स्टेट में ना लाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। कह रहे द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज़ लेड टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स एज नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडेप्ट। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि जो राइज है, इंक्रीज है वेदर में और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में, वेदर में तो समझ ही गए आप, है ना, वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स का मतलब है मौसम, ये दोनों मौसम के सिनोनिम है वेदर और क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल। कह रहा है ये रिपोर्ट यही पॉइंट आउट करती है कि इन दोनों के एक्सट्रीम लेवल में जो राइज है ना, वो लीड कर चुका है कुछ इरिवर्सिबल इम्पैक्ट की तरफ, ऐसे इम्पैक्ट जिनको बदला नहीं जा सकता। कह रहा है क्योंकि हमारा नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम है ना, उनको पुश कर दिया गया है बियॉन्ड पार, उनकी लिमिट के अपने आप को ढालने की, अडेप्ट करने की। आगे बात समझ में। तो लिमिट सब जो है ना, धरती की भी और इंसान के शरीर की भी है ना, इंसान या जानवरों के ह्यूमन सिस्टम की भी लिमिट्स हमने क्रॉस कर दी हैं। अब कुछ ऐसा करते जा रहे हैं हम जिसकी कोई भरपाई आने वाले वक्त में नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट की वर्ब पॉइंट्स आउट, राइज की वर्ब है हैज़ लेड टू, नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स इनकी वर्ब है आर पुश्ड। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखने वाला कुछ है नहीं इसमें। और कह रहा है अल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 in Glasgow in November 2021, the report notes that most of the targets that countries have set for themselves are too far in future to have an impact in the short term at meaningfully reducing the climate impact. कह रहा है allude to करते हुए, ये पूरा आप देख रहे हो, ये वाला ये पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अल्यूड टू करते हुए, रिफर करते हुए, इशारा करते हुए। ये COP2 नाम की एक मीटिंग की जो हुई थी ग्लासगो में नवंबर 2021 के अंदर। कह रहे इस मीटिंग की तरफ इशारा करते हुए अब हुआ क्या, इस रिपोर्ट ने नोट किया दैट वो ये किया कि ज़्यादातर जो टारगेट्स थे जिनको कंट्रीज़ ने सेट किया था अपने ही आप के लिए, देमसेल्व्स के लिए, वो टारगेट जो हैं बहुत फार हैं, बहुत फ्यूचर में, बहुत आगे के टारगेट हैं किसी भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट को छोड़ने के लिए। टू फार टू हैव एन इम्पैक्ट, ये स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। तो कोई भी ढंग का इम्पैक्ट करने के लिए बहुत आगे की बात कर रही है कंट्रीज़, 50-50 साल के टारगेट रखे हुए हैं जिनसे शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कह रहे वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगी इन द शॉर्ट टर्म, और कहाँ पे, मीनिंगफुली रिड्यूस करने में, सार्थक तरीके से कम करने में क्लाइमेट के इम्पैक्ट को। आगे बात समझ में। तो इन्होंने यही बोला कि बड़ी बड़ी बातें जो पिछले साल ये करके गए हैं सब लोग, सारी कंट्रीज़, अच्छी बातें, ये बातें बहुत आगे की करके गए हैं, 50-50 साल की, इससे कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं निकलेगा। रिपोर्ट की वर्ब है नोट्स, मोस्ट की वर्ब है आर, मोस्ट ऑफ द टारगेट्स आर, कंट्रीज़ की वर्ब है हैव सेट। ठीक है, चलो अब एक सवाल आपसे पूछूंगा और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा। सवाल आपसे ये है, यहाँ पे मोस्ट से पहले द आना चाहिए था या नहीं, मोस्ट से पहले द आना चाहिए था या नहीं। सिंपल सा लॉजिक है इसका, आएगा या नहीं आएगा वो आपको बताना है। कोशिश करो सब लोग कमेंट्स में। अब जो अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये मोस्ट वाला आपको कम से कम 20-30 बार करवा चुका हूँ मैं पिछले 2 महीनों में, है ना। अब कॉन्सेप्ट देखेंगे 2 + में 2, ये होता क्या है। देखो 2 + में 2 एक नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, ये कार इतनी एक्सपेंसिव है कि बाय की नहीं जा सकती। अब आप बोलोगे सर नोट तो कहीं आ नहीं रहा, ये 2 और 2 अपने आप में ही एक नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है। आगे बात समझ में। दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, ये कार इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं तो बाय कर ही नहीं सकता। चलो अब देखो ये 2 कंस्ट्रक्शन जो है ना, इसको सो दैट कंस्ट्रक्शन से कंफ्यूज मत करना। ये बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, सो दैट। अब देखो ये सेंटेंस सो दैट कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखा जाएगा। दिस कार इज़ सो एक्सपेंसिव, 2 की जगह क्या किया, 2 की जगह कर दिया 100। ठीक है, अब देखो सो एक्सपेंसिव, इसके बाद लग जाएगा दैट, ये दूसरे वाले 2 की जगह लग जाएगा दैट। अब आगे कुछ भी लिख सकते हो, आई कैन नॉट बाय इट, आई या यू जो भी है, मतलब कहने का मतलब है आगे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बनेगी कि आई कैन नॉट या यू कैन नॉट बाय इट। आगे बात समझ में। अब आप पूछोगे सर ये नोट कहाँ से आया।
अरे ये ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन में नोट छुपा हुआ था अंदर, इसीलिए तो बोल रहा हूँ नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है। इसको खोल दिया तो नोट आ गया। इतनी बात समझ गए? तो टू टू में नोट नहीं आएगा, पर नोट अपने आप लगा हुआ है। लेकिन सो दैट में जब खोलोगे तो नोट लग जाएगा, क्योंकि सो दैट अपने आप में कोई नेगेटिव कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा नोट लगा के। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सेंटेंस आपको मिलेंगे एग्जाम में इस तरह के जहाँ पे टू टू कंस्ट्रक्शन यूज़ की होगी और आपको लगा के दिया होगा सो, दिस कार इज़ सो एक्सपेंसिव टू बाय। आ रही बात समझ में? या दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट। तो टू और दैट को बना देगा और सो और टू को बना देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको टू और टू को साथ रखना है और सो और दैट को साथ में रखना है। इनको मिक्स नहीं कर देना दोनों कंस्ट्रक्शन को। मीनिंग समझ लिया, खोल के समझा दी, लेकिन फिर भी ध्यान ये रखना है दोनों कंस्ट्रक्शंस आपस में मिक्स ना हो। अब एक सेंटेंस में आपको उल्टा करवाता हूँ इसका। मान लीजिए इसके बीच में नोट लग जाए इस कंस्ट्रक्शन के, दिस कार इज़ टू चीप टू नॉट बाय। ये कार इतनी चीप है कि मैं इसको बाय कर ही लूँगा। ये कार इतनी सस्ती है कि इसको तो बाय कर ही लेना चाहिए, है ना, मैं तो कर ही लूँगा इसको बाय। इतनी सस्ती कार तो मैं कभी छोड़ूँ भी नहीं। आ रही है बात समझ में? इसमें ध्यान यही देना है, नोट को टू से पहले लगाएं, नोट को टू के बाद ना लगाएं। नोट को यहाँ लगाया जाए। कॉपी कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। अब इसी कंस्ट्रक्शन को मैं तोड़ने वाला हूँ किसके अंदर? सो दैट में। टू टू से सो दैट में। अब कैसे टूटेगी? दिस कार इज़ सो चीप, टू की जगह आ गया सो चीप। अब यहाँ लगा दोगे दैट, ठीक है, दैट आई कैन बाय इट। बिल्कुल उल्टा, जब ऊपर नोट नहीं था तो इधर नोट आ गया था इस कंस्ट्रक्शन को नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही इस कंस्ट्रक्शन में नोट लगा, ये कंस्ट्रक्शन तो बन गई पॉजिटिव, तो यहाँ पे सो दैट के साथ में नोट नहीं आएगा। दिस कार इज़ टू सो चीप दैट आई कैन बाय इट। ये इतनी सस्ती कार है कि मैं इसको कभी भी खरीद सकता हूँ, चलते फिरते घूमते, कभी भी जब मेरा मन हो। तो ये कंस्ट्रक्शंस आपको याद रखनी है, टू टू सो दैट। आज के क्विज में यूज़ करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्यार से समझा दिया आपको मैंने डिटेल के अंदर। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेना, बाकी अपने ग्रामर सीरीज में रखा हुआ है कंजंक्शन चैप्टर में। कह रहा है इंडिया, आगे बढ़ते हैं, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय 2070, दैट इज देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशंस, पीएम मोदी डिक्लेयर्ड एट COP26 समिट। अब इसी की बात कर रहा है, COP26 में इंडिया ने क्या बोला। कह रहे इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशंस ज़्यादा से ज़्यादा 2070 तक, लेटेस्ट बाय 2070। आगे बात समझ में? नेट जीरो एमिशंस का मतलब है जितना कार्बन जो है हम एमिट करेंगे एनवायरनमेंट में, उतनी उसके सामने ऑक्सीजन भी एमिट करेंगे, ताकि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। तो नेट जीरो एमिशन जो है इंडिया 2070 तक अचीव करेगा। कह रहे इसका मतलब क्या है? दैट इज का मतलब होता है, इसका मतलब है विच मीन्स, है ना, दैट इज मतलब विच मीन्स देयर विल बी नो कार्बन एमिशंस। कोई भी कार्बन एमिशंस इंडिया की तरफ से नहीं होंगे। ऐसा मोदी साहब ने डिक्लेयर किया था इसी COP26 जो है समिट में, इसी शिखर वार्ता में। चलिए, इंडिया की वर्ब है विल अचीव, दैट की वर्ब है इज, एमिशंस की वर्ब है विल बी, प्राइम मिनिस्टर की वर्ब है डिक्लेयर्ड। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बाय 2030 इंडिया विल ऑल्सो इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। 2050 तक, 2030 तक, ये तो 70 की बात थी ऊपर वाली, अब इससे और शॉर्ट टर्म में आ जाओ। 2030 तक, बाय 2030 इंडिया इंश्योर करेगा कि 50% हमारी एनर्जी जो है वो होगी, और कहाँ से? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, सोलर पावर से, विंड पावर से, थर्मल जो है हाइड्रो पावर से, है ना। तो ऐसा भी हम इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ पे कोयला जलना कम हो जाएगा। इंडिया की वर्ब है विल ऑल्सो इंश्योर, 50% की वर्ब है विल बी। रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके, जो आप जानते ही हो, जो कोयले और पेट्रोल या समझ गए ना, कच्चे तेल पे आधारित ना हो, वो रिन्यूएबल कहलाएगी। कह रहा है हाउएवर नन ऑफ दिस कैन हेल्प द 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड। कह रहा है हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं, जो ऊपर हम बातें कर रहे हैं ना, 2050, 2070, 2030, ये बड़ी बड़ी बातों में से कोई भी बात जो है ना, हेल्प नहीं करने वाली 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्क को ब्रीच किए जाने से, इस मार्क के उल्लंघन हुए जाने से। आई बात समझ में? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो होने ही वाला है, आप चाहे कुछ भी कर लो, ऊपर वाली बातें। नन की वर्ब है कैन हेल्प। अब आपसे एक सवाल और पूछेंगे यहाँ पे, फिर कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ फटाफट से। फ्रॉम के बाद में बीइंग ब्रीच्ड क्यों लिखा गया है? फ्रॉम ब्रीचिंग क्यों नहीं लिख दिया? फ्रॉम ब्रीचिंग लिख देते। ये बीइंग ब्रीच्ड क्या है? चलो आराम से पॉज करके पहले खुद से पूछो, फिर कॉन्सेप्ट को देखो, याद रहेगा आपको। ब्रीच नाम के वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है वॉयलेट करना, गो बियॉन्ड करना, किसी के पार जाना, है ना। आई रीच्ड द हाउस
ऑफ माई फ्रेंड ऑन कॉलिंग फॉर हेल्प। मैं मेरे दोस्त के घर पहुंचा और किस पे, कॉल किए जाने पे हेल्प के लिए। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया तो मैं उसे घर पहुंच गया, उसको मदद चाहिए थी। सेंटेंस गलत है। आई वॉज एंग्री एट डिसरिस्पेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। मैं बड़ा एंग्री था डिसरिस्पेक्ट करने पे, मुझे किया हुआ डिसरिस्पेक्ट किसी ने, है ना, तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, डिसरिस्पेक्ट किया गया सबके सामने, तो मैं बड़ा एंग्री था इस चीज़ पे। आफ्टर बीइंग किल्ड द विक्टिम द किलर रैन अवे क्विकली। विक्टिम को मारने के बाद किलर भाग गया जल्दी से, हत्यारा जो है वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तीनों सेंटेंसेस गलत हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। अब देखेंगे कैसे। आपको एक चीज़ समझनी है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे, सब्जेक्ट बन जाए या किसी ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, प्रेपोजिशन के या वर्ब के, तो वो कहलाती है एक जिरंट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, तो कहलाती है जिरंट, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है एक्टिव जिरंट। लेकिन जिरंट पैसिव भी होते हैं, तो अगर आपको पैसिव में चाहिए हो तो आपको बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग की जगह, इसकी जगह पे बीइंग प्लस बी3, जैसा कि इस केस में यहाँ भी हुआ है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो समझ गए अब, ये पैसिव जिरंट है। अब आपको मैं समझाता हूँ सेंटेंसेस के जरिए कि पैसिव जिरंट कब लगाया जाता है। आई रीच्ड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई। मेरे दोस्त से घर पहुँचा और किस पे, कॉल किए जाने पे मदद के लिए। अब यहाँ पे ये कॉलिंग एक जिरंट है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इस जिरंट का सब्जेक्ट पता कौन होगा, जिरंट का सब्जेक्ट जरूर होता है कोई ना कोई। यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका आई। अब मुझे बताओ, मैं मेरे दोस्त के घर पहुँचा तो क्या मैंने ही कॉल किया होगा हेल्प के लिए, या मुझे कॉल किया गया होगा हेल्प के लिए? ऑफ कोर्स मुझे किया गया होगा। तो कॉल करने वाला इंसान कोई और है और जिसको कॉल की गई है वो मैं हूँ, यानी कि सब्जेक्ट हूँ। मतलब ये जिरंट जो है ना, ये जिरंट सब्जेक्ट के लिए डूअर का काम नहीं कर रहा है, इसके लिए सब्जेक्ट, इस जिरंट के लिए सब्जेक्ट रिसीवर है। आई को तो कॉल किया गया है, आई ने कॉल तो नहीं किया, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रिसीवर वाला पैसिव जिरंट चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉलिंग ना लिखें, यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखें ऑन बीइंग कॉल्ड फॉर हेल्प। आगे बात समझ में, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जिरंट का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस का डिफॉल्ट सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट उस जिरंट को कर रहा है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखो। अगर सब्जेक्ट के साथ वो हादसा हो रहा है तो वर्ब जिरंट को बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखो। आई के साथ हादसा हुआ है, आई को कॉल किया गया है, इसलिए आई अपने दोस्त से घर पहुंचा है, तो आई के साथ में बीइंग कॉल्ड। चलो एक और सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉज एंग्री एट डिसरिस्पेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं गुस्सा था सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किए जाने पे। सब्जेक्ट कौन है, आई। मान लो यहाँ पे ही कर देते हैं, चलो चेंज कर देते हैं ही। अब मुझे बताओ, डिसरिस्पेक्ट ही को किया गया या ही ने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया? अरे वो खुद गुस्सा है, उसके साथ बेहूदगी हुई है, डिसरिस्पेक्ट उसके साथ किया गया है, किसी और ने किया है। यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो जिरंट है, इसके लिए सब्जेक्ट है आई, और आई इस एक्शन का डूअर नहीं है, इस एक्शन का रिसीवर है। ही जो है ना, ही जो सब्जेक्ट है उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे डिसरिस्पेक्टिंग आप लिख ही नहीं सकते। आप यहाँ लिखोगे एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट देख लो, आफ्टर बीइंग किल्ड द विक्टिम द किलर रैन अवे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका किलर, ठीक है, और आफ्टर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग किल्ड नाम का पैसिव जिरंट। अब मुझे ये बताओ, ये जो किलर है इसने विक्टिम को मारा या ये विक्टिम के हाथों मारा गया? अरे किलर तो शिकार को मारेगा ना, तो किल करने का काम तो किलर करने वाला है। तो यहाँ पे पैसिव जिरंट क्या कर रहा है, समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे आपको बीइंग किल्ड नहीं लिखना चाहिए, आपको यहाँ लिखना चाहिए किलिंग, एक्टिव जिरंट। किलर ने विक्टिम को मारा है, किलर ही इस किलिंग एक्शन का डूअर है, तो किलिंग को आप किलिंग लिखें, ना कि बीइंग किल्ड लिखें। जैसे ही आप बीइंग किल्ड लिखते हैं, इसका मतलब होता है अपने शिकार के द्वारा मारे जाने के बाद जो हत्यारा था वो शहर छोड़ के भाग गया। समझे ना, उल्टी बात हो गई। चलो यहाँ पे किल लिख देता हूँ, किलिंग कर देता हूँ, आफ्टर किलिंग द विक्टिम। मुझे नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं समझे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बेसिक्स में अच्छे से करवा चुका हूँ, वहाँ से आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक बार मैंने कोशिश कर दी है जिन लोगों ने बेसिक्स अभी तक मिस किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से क्विज में यूज़ करेंगे एक्टिव पैसिव जिरंट को। कह रहा है अ मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया is the trend in the wet bulb temperature and index of the impact of heat and humidity combined and its effect on health। कह रहे एक मेजर पॉइंट ऑफ एम्फोसिस, एक जोर देने का जो मेजर पॉइंट है इस रिपोर्ट का, खास करके साउथ एशिया की बात करें तो वो है ये एक ट्रेंड, एक रुझान, और किस में, वेट बल्ब टेम्परेचर में। अब ये वेट बल्ब टेम्परेचर भी बता देगा कि क्या होता है। कह रहे ये एक इंडेक्स है, ये ग्राफ है जो है इम्पैक्ट का हीट और ह्यूमिडिटी के, गर्मी और उमस के
कंबाइन करने के बाद, कंबाइंड। कह रहा है इसका और इसके इम्पैक्ट का ना, इसके इम्पैक्ट जो है हेल्थ पे इफेक्ट का जो है खास एम्फेसिस बताया गया है मेजर पॉइंट रिपोर्ट में। तो मेरी रिपोर्ट यही बता रही है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है आप देखने वाले हो, जिसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, लोगों को ठीक से सांस भी नहीं आएगी। मेजर पॉइंट की वर्ब है इज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट बल्ब समझ गए ना, बल्ब की तरह गर्म और वैसे वेट मतलब ह्यूमिडिटी वाला, ऐसा मौसम जिसमें गर्मी बहुत हो ह्यूमिडिटी बहुत हो, कुछ समझ ही ना है क्या करना है। कह रहा है लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सेवरल स्टडीज cited in the report were among the cities predicted to reach wet bulb temperature of 20 degree C if emissions continue to rise, while Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore and Ahmedabad are at risk of reaching wet bulb temperatures of 32 to 34 degrees Celsius with continued emissions। कह रहा है लखनऊ और पटना जो है ना, कई सोर्सेज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेवरल स्टडीज़, कई स्टडीज़ के हिसाब से जिनको साइट किया गया, हवाला दिया गया इस रिपोर्ट में, कह रहा है ये दोनों शहर जो थे उन सिटीज़ में से थे जो प्रिडिक्टेड हैं, जिनको प्रिडिक्ट कर दिया गया है कि ये पहुंच जाएंगे वेट बल्ब टेम्परेचर पे 35 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ पे दोनों जगह ये वेट बल्ब वाला कंडीशन आने ही वाला है, लखनऊ और पटना में। कह रहा है क्यों होगा ये, अगर एमिशंस कंटिन्यू रहें, अगर एमिशंस जारी रहें राइज करना, आगे समझ में, अगर ये जारी रहे तो ये पहुंच ही जाएंगे ऐसा हमें लगता है। कह रहा है जबकि ये सारी सिटीज़ ये रिस्क पे हैं रीच करने के वेट बल्ब टेम्परेचर को, जो है 32 से 34 डिग्री का कंटिन्यूड एमिशंस के साथ। तो यहाँ पे वेट बल्ब बनेगा 35 डिग्री का, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनेगा 32 से 34 डिग्री का, कुछ इस तरह की कंडीशन सब जगह बनने वाली है। इन दोनों की वर्ब है वर, एमिशंस की वर्ब है कंटिन्यूड, इन दोनों की वर्ब है आर। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है दिस विल बी कॉन्सिक्वेंसेस such as this will have consequences such as a rise in heat wavelength deaths or reduced productivity। अब ये वेट बल्ब के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो ये रखने वाला है बहुत सारे नतीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस को। और कैसे, जैसे कि राइज होता है हीट वेव लिंक डेथ्स में, ऐसी डेथ्स में जो हीट वेव के कारण आती हैं, हीट वेव मतलब लू। और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज वेट बल्ब के मिलेंगे। दिस की वर्ब विल हैव। Correct, global sea levels will likely rise 44 to 76 centimeter this century if governments meet their current emission cutting pledges। कह रहा है दुनिया भर में सी लेवल जो हैं वो लाइकली राइज होंगे, संभावित तौर पे ऊंचे आएंगे 44 से 36 जो है सेंटीमीटर इसी सेंचुरी के दौरान, अगर सरकारें मीट भी कर लेती हैं उनके करंट एमिशन को कट करने वाली वादों को, प्लेजेस को, कमिटमेंट्स को। तो सारे कमिटमेंट पूरे कर देना, हम सब कुछ भी पूरा कर दें, उसके बाद भी इतना तो ग्लोबल सी लेवल बढ़ने ही वाला है, इसको तो रोका जा ही नहीं सकता। सी लेवल्स की वर्ब है विल लाइकली राइज, गवर्नमेंट्स की वर्ब है मीट। प्लेजेस यहाँ पे कमिटमेंट या प्रॉमिस की बात कर रहा है। फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है, इफ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और यहाँ पे सी लेवल्स के साथ में विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। फर्स्ट कंडीशनल, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कह रहा है बट with higher emissions and if ice sheets collapse more quickly than expected, sea levels could rise as much as 2 meters this century and 5 meters by 2150। कह रहा है लेकिन हायर एमिशंस के साथ में, ये तो अभी हो रहा है जो रेट में वो हो रहा है उसके हिसाब से बताया ऊपर हमने 44 से 76। कह रहा है लेकिन बढ़ गए एमिशंस, और अगर आइस शीट्स कोलैप्स कर गई, बड़े बड़े जो हैं आइसबर्ग्स जो हैं वो टूट गए और क्विकली जितना उनसे एक्सपेक्टेड है, तो सी लेवल जो है वो राइज कर सकते हैं एज मच एज, इतना सारा। एज मच एज का मतलब होता है इतना सारा, और कितना सारा, 2 मीटर के जितना इसी सेंचुरी के दौरान, और 5 मीटर के जितना 2150 के दौरान। आइस शीट्स की वर्ब है कोलैप्स, सी लेवल्स की वर्ब है कुड राइज। चलिए आगे बढ़ें। अगेन देखो फर्स्ट कंडीशनल ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है फर्स्ट कंडीशनल की, सी लेवल्स कुड राइज। हमेशा फर्स्ट कंडीशनल में विल ही नहीं आएगा, कुड में माइट कुछ भी आ सकता है, कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज हो सकती है। चलिए और आगे बढ़े। करें इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज। इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो सबसे ज़्यादा डिफेंसलेस है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। कह रहा और किस टर्म्स में, किस रूप में, उस रूप में जो है पॉपुलेशन का जो होने वाली है अफेक्टेड, जो होने वाली है प्रभावित सी लेवल राइज से। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा कंट्रीज़ को, उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री इंडिया है, पॉपुलेशन को नुकसान जिनकी कंट्रीज़ को होने वाला है ना। इंडिया की वर्ब है इज़ द मोस्ट वल्नरेबल, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ के बाद में जो भी एडजेक्टिव लगाएं और जो भी नाउन लगाएं वो नाउन प्लूरल में हो। वन ऑफ, अब ये जो भी आपने एडजेक्टिव लगाया और उसके बाद नाउन आया ना तो प्लूरल में है, पीछे लगा हुआ है एस। चलो
By the middle of the century, around 35 million of its people could face annual coastal flooding, with 45 million to 50 million at risk by end of the century if emissions are high. कह रहे सेंचुरी के मिडल तक 2050 तक लगभग 3.5 करोड़ जो हैं इंडियन लोग वो फेस कर सकते हैं हर साल की कोस्टल फ्लडिंग को, हर साल अपने कोस्टल इलाकों पे बाढ़ को, हर साल एनुअल। और कह रहे हैं और किसके साथ ही लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ जो कि रिस्क हैं, एट रिस्क हैं एंड ऑफ द सेंचुरी, इसी सेंचुरी के एंड तक अगर एमिशंस रिमेन रहते हैं हाई। सिंपल सेंटेंसेज है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 15 मिलियन पीपल की वर्ब है कुड फेस, कोस्टल मतलब समंदर के किनारे वाला, फ्लडिंग मतलब बाढ़, एमिशंस की वर्ब है हाई। कह रहा एक्सपीरियंस हैज शोन दैट पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशंस ट्रम्प climate consideration, but India must shore up its adaptation measures and urgently move to secure the futures of its many vulnerable who have the most to lose। हमारा अनुभव ये बताता है, एक्सपीरियंस ऐसा शो करता है क्या भाई, कि जो पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन है, ऐसी आर्थिक कैलकुलेशन पैसे से रिलेटेड जो पार्टीशन होती हैं, जो डिवोटेड होती हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होती हैं। हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि जब जब पैसे की बात होती है ना, तो ये पैसे की बात, पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन, ये ट्रम्प कर जाती है, ये जीत जाती है क्लाइमेट कंसिडरेशन से, क्लाइमेट की तरफ ध्यान देने से। आई बात समझ में? पैसा जो है क्लाइमेट से ऊपर हम रखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस यही बताता है हमें। कह रहे लेकिन इंडिया को शोरअप करना पड़ेगा, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, गिरने से बचाना पड़ेगा, अपने अडेप्टेशन के मेजर्स को, अपने आप को ढालने के जो हम कदम उठा रहे हैं उनको, उन मेजर्स को, और इंडिया को अर्जेंटली मूव करना पड़ेगा, हरकत में आना पड़ेगा, ताकि वो सिक्योर कर सके, महफूज बना सके भविष्यों को, फ्यूचर्स को। हमारे यहाँ पे जो कई वल्नरेबल हैं, कई 4.5-5 करोड़ लोग, और ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा है लूज़ करने के लिए, जिनके पास सब कुछ खोने के लिए है। आया बात समझ में? एक्सपीरियंस वर्ब है शोन, कैलकुलेशंस की वर्ब है ट्रम्प, इंडिया की वर्ब है मस्ट शोर अप एंड मस्ट मूव, हु की वर्ब है हैव। हु आया है मैनी वल्नरेबल के लिए, वो लोग जो डिफेंसलेस हैं, प्रोन है, ससेप्टेबल हैं, जो लोग वीक है ना क्लाइमेट के सामने। पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन समझ गए ना, ऐसी इकोनॉमिक कैलकुलेशन जो बहुत एंथुसियास्टिक होती है कि अच्छा ये करेंगे तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। जब भी नुकसान खर्चे की बात होती है तो हम क्लाइमेट को भूल जाते हैं। ये कैलकुलेशन हमेशा ट्रम्प करती हैं, विजय पाती हैं। ट्रम्प का मतलब विजय पाना, और किस पे? क्लाइमेट की बात पे। चलिए यहीं पे अपना रैप अप करेंगे सेशन को। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था आज का, है ना, फिर भी मैंने इसलिए लिया कि चलो बहुत लोग बिगिनर भी होते हैं, कभी कभी सिंपल आर्टिकल आ जाता है तो उनको भी मज़ा आता है। ये आपका क्विज़ है, मुझे नहीं लगता करवाने की इसको ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देखोगे तो आपको यही मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा मैसेज इस रिपोर्ट में नहीं था। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, है ना। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे इसके आंसर को डाल रहा हूँ हिंट के साथ, मेरे से अपना आंसर मैच कर लेना। यहाँ पे फिलर्स हैं, यहाँ पे टू और सो दैट, आपको उसको करना है कंबाइन नहीं करना, मतलब दोनों में से सही वाले को यूज़ करना है इस वाले फिलर में, टू और सो दैट में से। और यहाँ पे आपको सही टाइप के जेरेंड को यूज़ करना है। एक्टिव को करोगे, पैसिव को करोगे, है ना, परफेक्ट को करोगे, सिंपल को करोगे, तो जितना भी आपको आता है, जितना आपको सिखाया गया है, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एक्टिव और पैसिव में से एक चूज़ करना है आपको। कमेंट में डाल रहा हूँ लिंक, इसके आंसर्स भी और हिंट भी, वहाँ से आप चेक कर लेना। लास्ट में आपसे पूछा है पेंडेमोनियम का इनमें से कौन सा वर्ड जो है रिलेशन नहीं रखता? एनार्की, टर्मोइल, एल्यूडियम, मेहम। मेरे ख्याल से ये भी आता होगा, है ना। अच्छे से कर चुके हैं चारों वर्ड्स को। चारों के क्वेश्चंस के आंसर रखे हुए हैं इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, जाके आप चेक करें, अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करें, और आउट ऑफ 4 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कोर्सेज से रिलेटेड गाइडेंस दे देगी। अपने ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अंटिल देन, साइनिंग आउट।